देखो 6 वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, A1 A2 A3 से लेके A6 तक। ये वेक्टर A1 है, एक वेक्टर है, क्या ये वेक्टर था ये A1, ये वाला वेक्टर क्या है यहाँ पे A2 है, ये वाला वेक्टर क्या है यहाँ पे बताइए A3 है, और ये वाला वेक्टर क्या है यहाँ पे A4 है, ये वाला वेक्टर क्या है यहाँ पे A5, और ये वाला वेक्टर क्या है यहाँ पे A6। 6 वेक्टर्स हैं। और इसने बोला कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इनका सबका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए, लेंथ बराबर है इसका मतलब। अगर इनकी लेंथ बराबर है और लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 के 6 वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। हाँ डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी इधर 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 है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। अब यहाँ पे ये और ये क्लोज लूप बना रही है, क्लोज लूप। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पे एक पता है एक रूल होता है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ क्या पता है क्या होता है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं होता, सुन रखा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्जेक्टिव की तरह हुआ था। और ऐसे ही होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉलीगॉन बन रही है, कोई 3 4 5 वेक्टर मिलके अगर एक क्लोज लूप बना रहे हैं, तो ऐसे केस में उनका रिजल्टेंट 0 आता है। जरूरी नहीं है 6 हो, 5 भी होते, चाहे 4 होते, अगर 4 भी होते और वो मिलके अगर मतलब जैसे कि 6 नहीं होते, चाहे 8 होते, चाहे 10 होते, ये देखो ये क्लोज लूप बना रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 0। कितने भी वेक्टर हो, चाहे 3 हो, 2 का तो कोई क्लोज लूप बन नहीं सकता, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 15 कितने भी हो, अगर वो एक क्लोज लूप बना रहे हैं और एक ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर में मतलब ये देखो इसकी जो हेड है और इसकी टेल इकट्ठे हैं, हेड टेल इकट्ठे हैं, हेड टेल इकट्ठे हैं, हेड टेल इकट्ठे हैं, ऐसे होना चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है हमेशा ही 0। तो इनका रिजल्टेंट क्या है 0, ये तो कॉमन सेंस है, इसने बोल भी दिया क्वेश्चन में। अब इस बात का यूज़ करके इसने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा इस स्टेटमेंट को प्रूव करो। इसने स्टेटमेंट पता क्या दिया है, प्रूव करने के लिए बोला, तो इसका कोई आंसर है नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है, इसने बस प्रूफ है इसके अंदर, इसलिए पीछे आंसर भी नहीं दे रखा इसका। इसके अंदर जो इसने बोला है कि आप प्रूव करो कि जो cos 0 है, cos 0 प्लस में cos π/3 प्लस में cos ऑफ 2π/3 प्लस में cos ऑफ 3π/3 प्लस में cos 4π/3 प्लस में cos ऑफ 5π/3 इज इक्वल टू 0 होता है। इस बात का प्रूव कर दो आप, ठीक है ना, इस बात को प्रूव करो कि cos 0 प्लस में cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 इज इक्वल टू 0, इस बात को प्रूव करो आप, ठीक है ना। इस बात का यूज़ करके एक काम करो आप, ये क्वेश्चन पता है किस लिए दिया गया है? कंपोनेंट लेना सिखाने के लिए। ये वाली जो बुक का जो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस में सिर्फ कंपोनेंट लेना सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इसके अंदर एक बात बताइए आप, इन 6 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है 0। इसका मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट आएगा उसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी 0 है, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी, अगर कहीं कोई 6 वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट 0 आ गया, उनका रिजल्टेंट क्या आ गया 0, तो उनके एक्स और वाई कंपोनेंट भी क्या गए 0, पक्का आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक वेक्टर है, रिजल्ट एक वेक्टर है, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट तो हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट 0 है, मतलब जो कंपोनेंट तो 0 नहीं है लेकिन खुद वेक्टर 0 है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। अगर वेक्टर खुद 0 है तो उनके कंपोनेंट भी 0 होंगे उसके। एक काम करो आप, यहाँ पे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना आपको, क्या निकालना आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट होता है क्या आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट तो ए या इसका मैग्नीट्यूड ए मान लो, सबका मैग्नीट्यूड कितना मान लो ए, इसका तो आएगा एक्स कंपोनेंट ए, कितना आएगा इसका ए, इसका एक्स कंपोनेंट पता है कितना आएगा, देखो पता है क्या इसमें सारे एंगल कितने कितने होते हैं, सुनो आप, ये वाला एंगल 120 होते हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 120 होता है, ये वाला एंगल भी कितना होता है 120, ये वाला एंगल भी कितना होता है इसमें 120, पता है ना आपको इस बात का। रेगुलर हेक्सागन के अंदर यहाँ पे ये सारे एंगल बराबर बराबर होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो ना इस बात को। अच्छा अभी काम करो, और ये 120 ही होते हैं इसके अंदर, ये पूरा कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 60। अच्छा एक बात सोचने वाली बात ये आती है कि सर ये 120 हम कैसे मान लें 120 है, हम कैसे मान लें, मतलब इसका प्रूफ, मतलब इसका कोई फॉर्मूला है क्या, मैं बताता हूँ सर फॉर्मूला क्या होता है। आप एक काम करो 2π डिवाइडेड बाई में, ये जितने वेक्टर्स हैं 6 है ना, तो 2π/6 कर दो आप, कि ये मतलब क्लोज लूप जो बन रहा है, ये जो पॉलीगन है यहाँ पे 6 है ना, तो 2π क्या कर दिया आपने 6 कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। और इसको जो है ना मल्टीप्लाई बाई 2 करना है आपको, क्या करना है मल्टीप्लाई बाई, यानी कि डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो आप, यानी कि 4π/n
मुझे लगता है ये होना चाहिए रिजल्ट 3, नहीं ये ट्रायंगल केस में हो जाएगा, ये ट्रायंगल केस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि 4π/3 करोगे, नहीं बन रहा, ये नहीं होता। देखो होता तो ऐसा कुछ, देखो बताता हूँ मैं आपको, 2π, फिर ऐसा करो इसको पाई में से माइनस करो, हाँ 2π/n, तो सेंटर वाला एंगल आ गया, फिर इसको पाई में से माइनस कर दो, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना होगा, दो साइड्स के बीच एंगल इतना होगा। देखो सोल्व करो इसको ट्रायंगल के लिए, देखो 2π/3, 360/3 कितना होता है 120, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। देखो ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। और स्क्वायर के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, 2π/4 कितना होता है 90, 90 तो 180 माइनस 90, 90 बन जाएगा। अच्छा हेक्सागन के लिए एप्लीकेबल है क्या, देखो हेक्सागन में देखो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 6, एन की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 2π/6 कितना हो जाएगा, 2π/6 होता है 60 डिग्री, π/3 बन जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा, 120 आता है। अब अगर 5 साइड्स होना तो भी आप बता सकते हो। ये वाला फॉर्मूला क्या है बताइए, ये वाला फॉर्मूला दो मतलब जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं दो, उनके बीच एंगल है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन हो तो, ठीक है ना। इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड से ये, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये थी यहाँ पे पाई की जगह पाई पुट करो, 2π/ साइड 6 है तो डिवाइड बाय 6 करो, सोल्व करो कितना बन जाएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये 2π/3 बन जाएगा, ये 120 होता है, ये 120 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 120 बनेगा, ठीक है। अब सुनो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। एक काम करो अब आप, ये वाली साइड कितनी थी यहाँ पे ए, इसका एक्स कंपोनेंट ए था, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा a cos 60, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा a cos 60, a cos 60 कितना होता है a/2, a cos 60 कितना होता है a/2। अच्छा एक बात बताओ आप, इसका जो एक्स कंपोनेंट है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, सुनो आप कैसे करोगे, देखो आप क्या कह रहे हो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा 120, कैसे होगा, कैसे कह सकते हो। सुनो ये पूरा कितना है यहाँ पे 120 है, सुनो देखो इसमें ऐसा करो आप, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया आपने, ये दोनों एंगल क्या हैं 60 हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना है, तो ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा अब, ठीक है ना। 120 कितना होता है 2π/3 कितना होता है ये 2π/3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है a, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ ही ले लो आप, a cos 2π/3, हालांकि नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब इस तरफ ही आएगा वो, लेकिन लिखा तो ऐसे ही जाएगा a cos 2π/3। क्या लिखा जाएगा बताइए यहाँ पर, ये तो लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा a π/3, और ये वाला क्या लिखा जाएगा a cos 2π/3। अब इसका बताओ, इसका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स का कितना एंगल बन रहा है, ये वाला 180 बन रहा है ना, तो इसका भी इधर कंपोनेंट लेना है। वैसे इसका तो एक कंपोनेंट, ये इसका क्या लोगे, तो ओरिजिनल है, इसकी वैल्यू है ही माइनस है इस तरफ, लेकिन इसका इस तरफ कंपोनेंट लेना है, तो a cos 180 लिखोगे आप, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पर, ये a cos 180 को क्या लिख सकते हो आप पाई, यानी कि 3π/3 लिख सकते हो ना आप, प्लस इसका एक्स एक्सिस एंगल बताना है, ये वाला एंगल लो आप, इधर से घूम के चले जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये चाहे इधर से घूम के चले जाओ, चाहे ऐसे ऊपर से घूम के चले जाओ, आंसर तो वही आना है। समझ आ रही है पता आपको। तो ये वाला एंगल जो आएगा ना यहाँ पे, देखो ये 90 है यहाँ पे, ये 240 है, ये 120, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, तो a cos 4π/3 बनेगा, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला एंगल कितना हो यहाँ पे, नहीं इधर से घूम के जाओ आप, इधर घूम के जाओ आप, ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे घूमना है तो 300 आएगा ये, तो कितना बनेगा a cos
5 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 0, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है ये पूरा का पूरा। इन 6 का सभी का मैंने एक्स कंपोनेंट निकाला और सबको ऐड कर दिया, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि रिजल्टेंट 0 है, और रिजल्टेंट 0 तो उनके कंपोनेंट भी 0, इसलिए, और वहां से ये चीज प्रूफ होगी, देख लो आप, होगी ना। इसी प्रकार ये बात भी प्रूफ, इनके सबके वर्टिकल कंपोनेंट भी, इन सब के अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर ऐड कर दिए जाएं तो भी क्या आएगा वो 0, ठीक है ना। यानी कि इसी प्रकार से ये है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सबके ना ऐसे प्रूफ किए जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब वाई कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा ए साइन 90, मतलब साइन की टर्म्स में दे रखा हो ना, वो साइन थीटा की टर्म्स में आ जाएंगे, तो वो भी प्रूफ किया जा सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट भी सबके निकाल के वो इक्वल टू 0 कर सकते हो आप, या हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 करने से आंसर मैच कर गया आपका, मतलब प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में? हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, आप वैसे ले लो, मतलब जो है ना वैसे सबके वर्टिकल कंपोनेंट ले लो और तब इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, और आप जैसे मर्जी करना चाहो कर लो, ठीक है।